व्यवसाय में आगे निकल चुके थे, तो किस तरीके से आपकी राजनीति में एंट्री हुई, कैसे आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने को लेकर हुई? 2008 से जो 13 का सत्र था, 2008 में खुमान सिंह शिवाजी को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया। इस प्रकार से मेरा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्व से था और मैं अपने आप को उसमें सब इन कामों को श्रेष्ठता से और अच्छा करने से मुझे। आप कर सलाहकार हैं या नेताजी हैं? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी परिवार से मैं। नीलेश जी, आपको विधायक दिलीप सिंह परिहार का बेहद करीबी माना जाता है, उनका तमाम मैनेजमेंट आप देखते हैं। कुछ कामों को लेके अपने सहयोगियों की आवश्यकता लगती है, चाहे आप उसे प्रतिनिधि के रूप में माने या किसी जनप्रतिनिधि के सहयोगी के रूप में माने। कई लोग आपको दिलीप सिंह परिहार के रूप में देखते हैं, तो विधायक जी के नाम के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। उनका ओहदा अपने आप में। सरकारी कार्यालयों में बात की जाए तो अधिकतर आपके नाम ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं वहाँ पर के, और एक सहयोगी के रूप में एक काम करते हैं, तो निश्चित रूप से नाम आना स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसा अन्यत्र नहीं सोचना। जब तक नीलेश जी विधायक जी खास है, जब तक कोई विधायक जी खास नहीं बन सकता, इस तरह की चर्चाएं आम है। सोचने पे किसी के सोच पे कोई बंधन नहीं है, और खास शब्द क्या होता है। जिलाध्यक्ष के बदलाव को लेकर तो आपका नाम भी दौड़ में आया था और ऐसा कहा जाता है विधायक जी की खेमे से आपका नाम जो है सामने आया। संगठन के पास एक ऐसी व्यवस्था है कि एक जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता होता है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं और संगठन सब पे वॉचिंग रखता है और किस कार्यकर्ता का कहाँ पे उपयोग करना है ये संगठन को बखूबी पता है। और संगठन जब पवन जी से ज़्यादा आप विधायक जी के दिनचर्या से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो क्या होना है पवन जी और दिलीप जी के आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती क्या? जिला अध्यक्ष जी का चूँकि 3 विधानसभा क्षेत्र को लेके उनका व्यापक स्तर होता है, उनको हर कार्यक्रम के लिए तीनों विधानसभाओं में हर गांव में जाना होता है। आज नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ खास कार्यक्रम नेताजी में आज हमारे साथ 2 शख्स मौजूद है जिनका नाम आते ही विधायकों के तमाम मैनेजमेंट को लेकर जो सुर्खियां शुरू हो जाती है। अगर चाहे बात हो चुनाव की बात हो या फिर अन्य कई नेताओं के आने के दौरे को लेकर बात हो। अब बात करें तो नीलेश जी हैं, जिनसे बात करें किस तरीके से उनका राजनीति को लेकर सफर शुरू हुआ और किस तरह राजनीति में आए। नीलेश जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जी, अगर बात की जाए तो किस तरीके से आपका शिक्षा को लेकर सफर शुरू हुआ? नवीन जी, ऐसा है कि मेरी जो बचपनी जो स्कूली शिक्षा है वो मेरा जो पैतृक गांव देवरी खवासा जो कि मनासा विधानसभा में आता है वहाँ पे हुई। उसके बाद मैंने मनासा में ग्रेजुएशन और हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन मनासा में हुआ। देन उसके बाद मेरे प्रोफेशनली काम के लिए मैं जैसे टैक्स के फील्ड में हूँ तो मैंने इंदौर में एजुकेशन करी और वहीं से मैंने प्रैक्टिस का कार्य शुरू कर दिया था। पर चूँकि अपने क्षेत्र में अपने अनुसार किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते हुए अपने अनुसार कुछ काम करना चाहता था, तो मैंने नीमच को अपना व्यवसाय क्षेत्र चुना। और मैंने नीमच में, चूँकि उस समय में आज से 18 से 20 वर्ष पहले टैक्सेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। छोटे शहरों में लोगों को टैक्स के बारे में अच्छे अवेयरनेस लाने के लिए मुझे एक ऐसी महसूस हुआ, ऐसा ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे इस व्यवसाय में अपने नीमच क्षेत्र में काम करना चाहिए और मैंने नीमच को चुना। नीलेश जी, अगर बात की जाए तो किस तरीके से आपकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, किस तरीके से जो है परिवार में कितने मेंबर और कैसे जो है आप यहाँ तक पहुँचे? बेहद परिवार की जो पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी आज भी मुख्य रूप से किसान हैं। परिवार में बेटे के नाते मैं खुद बड़ा हूँ, मेरे से एक छोटा भाई है। और पढ़ते पढ़ते जब हमारे एक रिलेटिव्स की एक दुकान हुआ करती थी मनासा में, तो पढ़ने के बाद में जब हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था तो जो बाकी समय बचता था मैं उनकी दुकान पे बैठता था। वहाँ पे एक मुनीम जी आया करते थे जो एक कागज़ों का रिकॉर्ड को संधारित करके एक बही खाते में लिख लिया करते थे। तो उन मुनीम जी की मदद के रूप में मैं उनको रोज़ डेट वाइज बिल को रिकनसाइल करके दे दिया करता था, एक फाइलिंग करने का उनके लिए काम करता था। तो तभी से मेरे दिमाग में थी कि मेरे को कॉमर्स का व्यवसाय चुनना है और मेरे को इस फील्ड में काम करना है, क्योंकि हर व्यवसायी के पास अपने अपने व्यापार को करने के अलावा शाम तक वो इतना पजल्ड हो चुका होता है कि उसके पास अपने बही खाते को, लेखों को संधारित करने के लिए या उसको ऑडिटिंग के लिए व्यवस्थित उसके पास समय नहीं बच पाता है। और मैंने उस व्यवसाय को चुन के, चूँकि पारिवारिक स्थिति बहुत आर्थिक रूप से बहुत मजबूती नहीं थी, ऐसा कोई व्यवसाय मेरे लिए चुनना भी बड़ा मुश्किल था कि उसमें बड़ी पूंजीगत निवेश कर लिया जाए। तो एक हेल्थ सर्विस सेक्टर के रूप में मैं अपने आप को स्थापित करना चाहता था जिसमें पूंजी का कोई काम नहीं हो और बिना पूंजी के मैं अपना व्यवसाय कर सकूं।
नीरज जी, अगर बात की जाए तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आ रहे हैं, फिर आर्थिक स्थिति आपके परिवार की ठीक नहीं थी, कैसे आपने आके शहर के बीचों बीच में आके आपने अपना नाम बनाया, साथ ही अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाया? कितनी चुनौतियाँ रही होगी आपके साथ? देखो, कार्य ही पूजा है। जैसा अपने को लगातार किसी काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, एक कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी एम्प्लॉय होता है या कोई भी सैलरीड पर्सन होता है, तो वो नौकरी के अपने 8 घंटे काउंट करके चलता था और मैं अपनी नौकरी के 20 घंटे काउंट करके चलता था। जब भी किसी का भी, चूँकि उस समय में जब अकाउंटेंसी का काम कंप्यूटराइज नया नया हुआ था, 2006 में मध्य प्रदेश में वेट एक्ट करके नया कानून आया था, जो पहले वाणिज्यकर चलता था। वाणिज्यकर के बाद वेट एक्ट 1 अप्रैल 2006 से मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। कुछ राज्यों में पहले लागू हो गया था, पर मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2006 से वेट एक्ट लागू हुआ था। क्योंकि पुराने जो प्रैक्टिशनर्स थे या पुराने जो प्रोफेशनल्स थे, उनके लिए भी वो एक्ट नया था और हम जैसे नए व्यक्तियों के लिए भी नया था। उस प्लेटफॉर्म पे हम दोनों एक साथ समतल खड़े थे, क्योंकि एक्ट उनके लिए भी नया था, हमारे लिए भी नया था। पुराना अनुभव उनका उस एक्ट में काम नहीं कर सकता था, नए और पुराने का अनुभव एक समतल एक प्लेटफॉर्म पे आ गया था। जैसे आज जीएसटी का रिफॉर्म हुआ ना, तो एक नया बच्चा जिसने एक्ट पढ़ा है और एक पुराना किसने पढ़ा है, दोनों का नॉलेज बराबर उस एक्ट के रूप में नया था। इसलिए 1 अप्रैल 2006 से जो वेट एक्ट लागू हुआ था, उसमें हम समकक्ष आके खड़े हो गए थे और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जैसे ही वेट एक्ट आया तो हमने उसको बड़े अच्छे से, लगनता से, और उसमें कंप्यूटराइजेशन को बढ़ावा मिला था और हम लोग कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट होके आए थे इंदौर से, तो हमें जल्दी लोगों ने एक्सेप्ट करा और दिन रात काम, किसी की भी कोई भी मदद होती थी तो निस्वार्थ भावना से मदद करते थे। इसलिए आज इस मुकाम पे आप देख रहे हैं। नीलेश जी, अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति आपकी बताया ठीक नहीं थी, परिवार की किसान पुत्र आप माने जाते हो, तो ऐसा दिन भी ऐसा कोई रहा होगा आपके जो वो वाक्य आपके आज भी जहन में है कि वो जो चुनौती भर रहा? ऐसा है कि जब व्यापारिक लोगों से मेरा संवाद थे और मेरा व्यवसाय व्यापारियों से जुड़ा था, तो ऐसी एकदम बेहतर ऐसी आर्थिक परिस्थिति को नीचे का कभी किसी ने महसूस नहीं होने दिया। मैंने जिन भी लोगों का काम करा, जिन भी लोगों के साथ काम करता था, उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं करा। और नीमच एक ऐसा शहर है कि जो बाहर से आता है उसको दिल से लगाता है, और जो दिल और दिमाग से यहाँ मेहनत करता है उसको नीमच की शहर आँखों पर सराखों पर बिठाती है। आप व्यवसाय में आगे निकल चुके थे, तो किस तरीके से आपकी राजनीति में एंट्री हुई? कैसे आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने को लेकर हुई? आप देखते हैं कि जैसे जैसे टैक्सेशन के क्षेत्र में कानूनों का अपने अपने एक वृहदीकरण हुआ, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में भी इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के भी ऐसे ऐसे गहन जटिल नियम आते गए कि किसी कैंडिडेट को अगर चुनाव में हिस्सा लेना तो एक समय में केवल एक डिक्लेरेशन भर दिया जाता था। सन 2000 से पहले एक डिक्लेरेशन 2 पेज का फॉर्म होता था, वो भर दिया जाता था। और जब 2003 से जब निर्वाचन का जो काम चालू हुआ, उसमें जो कैंडिडेट्स होते थे उनको आय व्यय के ब्यौरे देने होते थे, एक्सपेंडिचर का हिसाब देना होता था और एक इसे कैपिंग लगा दी गई थी। और निर्वाचन आयोग ने भी जो लोग डाटा सबमिट करते थे उसको पब्लिश करना चालू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कैंडिडेट का चयन करे, बेहतर लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था करी थी। तो उस रूप पे, उस मेन पावर के रूप में हमारा कंज्यूमेबल वहाँ पे यूज़ हुआ और हम लोगों ने अपने आप को वहाँ पे, जहाँ जिन जिन राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चूँकि जुड़े हुए थे, सब लोग व्यावसायिक लोगों से मेरा संवाद थे। तो 2003 में दिलीप सिंह जी परिहार जब चुनाव लड़े, जब उनका निर्वाचन का फॉर्म हमारे जो सीनियर लोग हैं वो देखते थे, तो उनके साथ मुझे उनके सपोर्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। तत्पश्चात 2008 से जो 13 का सत्र था, 2008 में खुमान सिंह शिवाजी को भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया। तब और नियम जटिल हो चुके थे। तब निर्वाचन के हिसाब के साथ साथ कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता था, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब शहर में राजनीतिक सभा को लेकर आ जाता तो आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूपेण पालन कराना। कोई वीवीआईपी है, एयर ट्रैफिक से आएगा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अनुमति लेनी, हवाई पट्टी की अनुमति लेनी, संबंधित जो वाहन लगेंगे उसमें उनकी अनुमतियाँ लेनी। और इस प्रकार से मेरा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्व से था और मैं अपने आप को उसमें सब इन कामों को श्रेष्ठता से और अच्छा करने से मुझे सबका स्नेह और सहयोग और प्यार मिला। और कहीं ना कहीं देखते हो आज भी मैं फ्रंट लाइनर नहीं हूँ, मैं पीछे सेकंड लाइन के रूप में ही कार्यकर्ता मानता हूँ अपने आप को, कार्यकर्ता के रूप में, और मेरे प्रोफेशनल का काम और कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ। नीलेश जी, अगर बात किया तो आप प्रोफेशनल काम भी करते हैं, राजनीति हुए भी हैं, तो इन दोनों काम को कैसे मैनेज करते हैं? देखो, प्रोफेशनल व्यक्ति की एक अलग अपनी एक योग्यता और एक काम करने का तरीका होता है, और एक फील्ड में काम करने का व्यक्ति का एक अलग तरीका होता है। चूँकि हर राजनीतिक दल में या हर पार्टी में या हर किसी पब्लिक लीडर्स को
हर प्रकार के व्यक्ति के लिए, हर प्रकार के काम के लिए अलग अलग व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो चूँकि मेरा काम प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ है, मेरा प्रशासनिक लोगों से संवाद हमेशा रहता था। चूँकि एक समय में लगातार हमारे काम भी प्रशासनिक ऑफिसों में जाके हुआ करते थे, तो एक प्रशासनिक ज्ञान का मतलब उपयोग करते हुए मैंने प्रोफेशनल के साथ साथ राजनीतिक कामों को अपने प्रोफेशनल ढंग से कैसे करते हैं उसको करने का प्रयास करा। नीलेश जी, आपको विधायक दिलीप सिंह परिहार का बेहद करीबी माना जाता है, उनका तमाम मैनेजमेंट आप देखते हैं, क्या मानते हो? मैनेजमेंट तो हर लीडर का भारतीय जनता पार्टी देखती है। जो जिस पार्टी का लीडर होता है वो पार्टी उसका मैनेजमेंट देखती है, और पार्टी जो निर्देश देती है वो लीडर करता है। परंतु अपन देखते हैं कि जब संगठन में एक व्यवस्था है, अध्यक्ष जी होते हैं, महामंत्री जी होते हैं, उपाध्यक्ष जी होते हैं, एक ऐसे टीम होती है। उसी प्रकार से चूँकि चयनित जनप्रतिनिधि को भी कुछ सुविधाएं तो शासन देता है, जैसे एक सरकारी पीए देता है, उनको गनमैन देता है, ड्राइवर वगैरह उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार से कुछ उनके ऑफिस सेटअप के लिए कुछ व्यवस्थाएं देता है। तो एक राजनीतिक व्यक्ति को भी या एक जनप्रतिनिधि को लगातार फील्ड में भी काम करना होता है, लोगों के सुख दुख में भी काम करना होता है। और आज के समय में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि हर व्यक्ति की अपेक्षाएं ज़्यादा होती है। हर व्यक्ति को अपन सुख में खड़े नहीं हो पाओ तो कम से कम दुख में हर व्यक्ति के पास और पूरी विधानसभा का एक बृहद स्तर होता है, जाना होता है। तो एक कुछ कामों को लेके अपने सहयोगी की आवश्यकता लगती है, चाहे आप उसे प्रतिनिधि के रूप में माने या किसी जनप्रतिनिधि के सहयोगी के रूप में माने। हर व्यक्ति के पास अपने अपने ऐसे लोग होते हैं जो समान विचारधाराओं का काम करते हुए सब लोगों में समन्वय बिठाकर अच्छे से काम कर सके, और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। अगर नीलेश जी बात की जाए तो विधायक जी के बेहद करीबी होने के साथ साथ जो है, अब आपसे नीलेश पाटीदार कर सलाहकार की जगह नेताजी के रूप में जाने जाते हो आप, क्योंकि आपके रिश्ते नेताओं से ज़्यादा हैं, तो आप चर्चाओं में नेतागिरी को लेकर ज़्यादा रहते हो। तो क्या मानते हैं किस तरीके से ये? देखो, एक प्रोफेशनल होने के साथ साथ एक हर व्यक्ति अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित होता है। और आज देश का जो प्रधान सेवक जो काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से हम सब नए कार्यकर्ता प्रभावित हैं। तो प्रोफेशनल के साथ साथ राजनीतिक कार्यों में भी, क्योंकि जीवन तो इतना ही अमूल्य है और उतना ही फिक्स समय है, घंटे एक दिन में 24 ही होते हैं। अब अपने व्यवसाय को 8 से 10 घंटे देना, उसके अलावा 2-4 घंटे अपन जो अपने जनप्रतिनिधि या जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपन जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उसमें भी समय देते हैं और अच्छा सुकून मिलता है, लोगों की मदद कर पाते हैं। कोई व्यक्ति मदद की गुहार लगाता तो उस बात को जनप्रतिनिधि तक पहुंचा पाते हैं, उनसे समन्वय करा के उनका काम हो जाता है, तो अपने मन को भी अच्छा लगता है। निश्चित रूप से मुझे काम करके अपने आप पे फख्र महसूस होता है कि मैं मेरे व्यवसाय के साथ और भी लोगों की सेवा कर सकूँ। कई लोग आपको दिलीप सिंह परिहार के रूप में देखते हैं कि अगर विधायक जी नहीं है तो कोई बात नहीं, नीलेश जी अपना काम करवा देंगे, क्या माने इसे? नहीं, विधायक जी चुना हुआ जनप्रतिनिधि का एक बेहद ओहद और अहम स्थान होता है। हम लोग जब माननीय विधायक जी विधानसभा सत्र के दौरान अगर भोपाल होते हैं या कहीं और अन्यत्र दौरे पे होते हैं, तो कोई भी कार्यकर्ता आता है तो विधायक जी के निर्देश रहते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता की कोई भी समस्या है तो सबसे पहले उसको सुना जाए। अगर आपसी समन्वय से और किसी को दिशा निर्देश देने से तो मेरे ध्यान में लाके उसको दिशा निर्देश देके उन कामों को कराया जाए। और निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति का, आजकल हर व्यक्ति को फास्ट सर्विस चाहिए, जैसे हर सेक्टर में फ़ोन लगाते ही काम हो जाए, तो ये भी एक सेवा के प्रकल्प के रूप में ही है कि विधायक जी अपने आप में जनप्रतिनिधि हैं और उनके सहयोगी के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो विधायक जी के नाम के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। उनका ओहदा अपने आप में, हम उनके एक छोटे से सिपाही कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। सरकारी कार्यालयों में बात की जाए तो अधिकतर आपके नाम ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं वहाँ पर, कि नीलेश का फ़ोन आया, नीलेश जी का फ़ोन आया, कर सलाहकार का फ़ोन आया, इसे लेकर क्या सोचते हैं कि विधायक जी के यहाँ से फ़ोन आया? नहीं, ऐसा जनरली एक अपन परिप्रेक्ष्य में देखें कि अभी आज जैसे कोई भी विधायक जी रोज़ जन सुनवाई का एक दरबार लगाते हैं। अपन देखेंगे कि मैं मानता हूं कि संभाग में सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले या सबसे ज़्यादा पब्लिक संवाद वाले विधायकों में दिलीप सिंह जी परिहार का नाम शुमार होता है। उन्होंने अपना निजी मकान में नहीं रहते हुए ऐसे पब्लिक डोमेन के शासकीय आवास में रहते हैं। आपको पता है कि शासकीय आवास की हालत जर्जर है, फिर भी वहाँ इसलिए रहते हैं कि कोई भी मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता आए तो उसको बस स्टैंड से उतरते ही मेरे से संवाद कर ले। कोई मेरे बगाना क्षेत्र का या नीमच सिटी क्षेत्र का कार्यकर्ता है तो सब्जी मंडी आए तो वो मेरे से तत्काल संवाद कर ले, उसको कोई समस्या हो तो अलग से किसी को अलग से अपने लिए टेम्पो ऑटो किराया नहीं करना पड़े। कोई बिना साधन के भी पब्लिक अगर ट्रांसपोर्ट से भी आए तो मेरे से संवाद कर सके। इस प्रकार से विधायक जी के यहाँ लोगों का रोज अपनी अपनी समस्याओं को लेकर एक तरह से जनमानस से लाभ लगा रहता है।
तो हर जन सुनवाई में ये संभव नहीं हो पाता है, आगे अन्यत्र कार्यक्रम भी होते हैं। तो विधायक जी संबंधित सभी आवेदनों को सुनते हैं, उन पर दिशा निर्देश देने के लिए कि भैया उस अधिकारी को मेरी बात करा दीजिए या इंस्ट्रक्शंस दे दिए। तो निश्चित रूप से एक परिवार के रूप में और एक सहयोगी के रूप में एक काम करते हैं, तो निश्चित रूप से नाम आना स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसा अन्यत्र नहीं सोचना चाहिए। और जितने लोग होंगे, जितने लोग जनप्रतिनिधि के साथ होंगे और उन कामों को शीघ्रता से कराएंगे, उतना जनता की अपेक्षा पे खरा उतर पाएगा कोई भी जनप्रतिनिधि, और उसको एक सहयोग की भावना से देखना चाहिए। ये भी खबरें निकल के बाहर आती रही, हमारे तक पहुँचती रही है कि जब तक नीलेश जी पवन जी के साथ है तो दूसरा विधायक जी का जब तक नीलेश जी विधायक जी खास है, जब तक कोई विधायक जी खास नहीं बन सकता। इस तरह की चर्चाएं आम है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? सोचने पे किसी के सोच पे कोई बंधन नहीं है, और खास शब्द क्या होता है मैं तो आज दिन तक यही समझ नहीं पाया हूँ। जैसे आज मैं आपके यहाँ बैठा हूँ और विधायक जी के पास कोई जाएगा तो क्या उसका काम नहीं होगा? क्या 100% होगा। हर व्यक्ति की हर समय में अलग अलग व्यस्तताएं होती है। जब मैं उपलब्ध होता हूँ शायद वो काम मुझे बता दिया जाता है, जब कोई अन्यत्र दूसरा उपलब्ध होता है, दूसरा कार्यकर्ता, तो उसको बता दिया जाता है। इसलिए इसमें खास नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि हम लोगों सब पे स्नेह रखते हैं विधायक जी, और भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत नीचे से उभर के आए हुए कार्यकर्ता हैं। जो आदमी बजरंग दल के जिला संयोजक के रूप में काम करा हो, जिन्होंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह करा हो, जो व्यक्ति 3 बार से विधायक हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हर प्रकार की इस प्रकार की खास और नहीं खास, उनके पूरी विधानसभा के लोग उनके खास है। हर 2,34,000 मतदाता उनके खास है, इसीलिए लोग उनको पलकों पे बिठाते हैं, और संगठन भी उनको पलकों पे बिठाता। संगठन ने भी 3 बार दायित्व दिया है, बखूबी अच्छे से निर्वाह करा उन्होंने, और जनता ने भी 3 बार दायित्व दिया है, तो बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहे हैं और क्षेत्र में विकास की जिंगा बहा रहे हैं। अभी हाल ही में चर्चाएं बाहर आई थी जिलाध्यक्ष के बदलाव को लेकर, तो आपका नाम भी दौड़ में आया था, और ऐसा कहा जाता है विधायक जी की खेमे से आपका नाम जो है सामने आया, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा एक जनरली पब्लिकली कोई चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में किसी का नाम आगे भी नहीं बढ़ाया जाता और किसी का नाम दिया नहीं जाता है। संगठन के पास एक ऐसी व्यवस्था है कि एक जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता होता है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, और संगठन सब पे वॉचिंग रखता है, और किस कार्यकर्ता का कहाँ पे उपयोग करना है ये संगठन को बखूबी पता है। और संगठन जब जिसके लिए जो काम सोच लेता है और जो दायित्व दे देता है, उसके साथ पूरी सेना चल पड़ती है। और अभी पवन जी पाटीदार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जी जान से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है ऐसा कि अभी कोई इस प्रकार से कोई विषय है और इस प्रकार से कोई होना चाहिए। पवन जी से ज़्यादा आप विधायक जी के दिनचर्या से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो क्या होना है पवन जी और दिलीप जी के आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती, क्या कारण है? आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, ऐसा कहीं नहीं कि ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है। आप देखेंगे कि हर मंच पे लगभग दिलीप सिंह जी और पवन जी साथ साथ होते हैं। जिला अध्यक्ष जी का चूँकि 3 विधानसभा क्षेत्र को लेके उनका व्यापक स्तर होता है, उनको हर कार्यक्रम के लिए तीनों विधानसभाओं में, हर गांव में जाना होता है। आज दिलीप सिंह जी परिवार को 2,34,000 मतदाताओं से संवाद करना होता है, और पवन जी को 9.5 लाख 10 लाख लोगों से संवाद करना होता है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है, इधर सिंगोली के आखिरी गांव बोरजा तक जाना होता है, तो उधर से हमारा रामपुरा के अंदर आमद वगैरह पठार तक जाना होता है। तो जिला अध्यक्ष जी की एक अपनी अपनी व्यस्तताएं रहती है, चूँकि वो युवा हैं, युवा जनमानस के साथ भी उनको काम करना होता है, पार्टी के काम भी रहते हैं, निजी व्यस्तताएं भी रहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सारे जनप्रतिनिधि और संगठन का बेहतर संवाद है, और हम सब उन सब से शिक्षा लेकर ही हम सब लोगों के काम के लिए लगे रहते हैं। गुजरात फार्मूले की बात मध्य प्रदेश में हो रही है, जिसके लेकर जो इस संसद क्षेत्र के कई टिकट कट सकते हैं, इसे लेकर क्या मानते हैं? ये बड़ी बात है, और ये मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के स्तर का विचार और नहीं इस प्रकार की कोई बात है। ये संगठन तय करता है, और जब जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी, और मोदी जी और शिवराज जी, और जो इस प्रकार के बड़े विचारधाराओं के और बड़े ओहदे के लोग जिन्होंने देश को दिशा और दशा नहीं दी है, वो उन लोगों के विचारों का स्तर है। इस प्रकार से टिकटों के बारे में हाँ, हम ये जरूर एक कार्यकर्ता के नाते ये ज़रूर बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है, और जिस विकल्प का चयन कर लेता है और जिसको टिकट देता था उसके साथ पूरी सेना चल पड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका वापस लहरा जाती है। चाहे किसी भी मंडल की बात हो या फिर किसी चुनाव की बात हो, तो आपका नाम क्यों बार बार निकल के आ जाता है कि जो है नीलेश पाटीदार भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर उस खेमे से उनका नाम निकल के सामने आ रहा है, ऐसा क्यों होता है?
ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नहीं समझता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई अपने आप के नाम के लिए या किसी के लिए कोई तैयारी नहीं करता है। आज चरवेती के माध्यम से चरेवेती के माध्यम से कार्य करता रहता है हर कार्यकर्ता, और जब संगठन को जिसको जहां उपयोग करना होता है संगठन उसकी दशा और दिशा तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में खुद स्वयं भू बन के या स्वयं तैयारी करने वाले लोगों के लिए कोई मेरे हिसाब से कोई स्थान नहीं। नीलेश जी, अगर बात करें विधायक जी की बात करें, माधव मारू के भी आपके रिश्ते बहुत करीब माने जाते हैं, क्या कारण है? क्या आप में ऐसा लॉजिक है कि आप जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं सभी नेताओं को? ऐसा है कि मेरी जो शिक्षा है वो मनासा क्षेत्र में हुई है। मनासा मेरा लगातार रहना हुआ है, और चूँकि मेरा बचपन पूरा जो बचपन से लगा के ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मनासा हुई, तो मनासा क्षेत्र के लगभग ज़्यादातर परिवारों में मैं मनासा जो गांव से आना जाना नहीं करता था, मैं मनासा में एक रूम लेके पढ़ता था। तो मनासा के लगभग ज़्यादातर परिवारों से मेरा व्यक्तिगत संवाद है, और माधव भैया और मेरे पापा के भी पारिवारिक संबंध रहे हैं। ये लोग साथ पढ़े हैं, और हमारे 3 पीढ़ी से माधव भैया के परिवार से पारिवारिक रिश्ते हैं, इसलिए उसमें राजनीतिक रिश्ते नहीं, वो पारिवारिक रिश्ते हैं। और पारिवारिक जहाँ रिश्ते होते हैं निश्चित रूप से अपनापन और स्नेह मुझे सब लोगों का मिलता है। माधव भैया नहीं, ओम जी सकलेचा जी का भी मुझे बहुत स्नेह मिलता है। और जब भी इस प्रकार के हम प्रोफेशनल कामों में चुनाव के प्रबंधन को लेके, और जब भी निर्वाचन आयोग के कामों को लेके और सब काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये ज़रूर है कि चूँकि मेरा व्यवसाय इस प्रकार का है, तो मेरे को वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहना होता है, वरिष्ठ नेताओं से संवाद करना होता है। जब चुनाव का पीरियड होता है तो मेरे को दोनों तीनों विधानसभा के जो हमारे लीगल सेल के कार्यकर्ता होते हैं उनसे संवाद रहता है, तो निश्चित रूप से उन लोगों का स्नेह मुझ पे हमेशा रहता है, और निरंतर मुझे लगता है कि बना रहेगा। आपने कहा कि माधव मारू के पारिवारिक संबंध आपके परिवार से रहे हैं, तो आप उनको बेहद करीबी भी जानते होंगे। इतने कठोर क्यों हैं विधायक जी? जब भी वो कोई बात बोलते हैं भीड़ में तो बड़े कठोर से बोलते हैं, ऐसा क्यों? हर व्यक्ति का एक बात करने का सलीका और एक नज़रिया होता है। उसमें किसी व्यक्ति को विचारों को एकदम बदला नहीं जा सकता है। हो सकता है कि जो नया कार्यकर्ता हो उनका विचार कठोरपन लगे, पर जो उनको करीब से जानते हैं या जो उनकी विधानसभा के लोग जो उनको नज़दीकी से स्नेह करते हैं, आप देखेंगे कि पहले भी 26,000 वोटों से माधव जी मारू जीते हैं। 3 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, नगर पालिका की उनकी छोटे भाई की बहू नगर परिषद की अध्यक्ष रही है। तो निश्चित रूप से लोग उनको दिल से स्नेह करते हैं। हो सकता है आज नवीन जी की बात में कोई बात करने का तेज़ा एकदम तक्ल हो सकता है आपकी पत्रकारिता के अंदाज में, हो सकता है मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरा लहजा अलग हो सकता है, और हो सकता है किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का अलग हो सकता है। तो बात करने के कहने के तरीके में और अपने तक्ल अंदाज अलग हो सकते हैं, पर माधव मारू जी जितने लोगों को कठोरपन जो दिख रहा है भाषा शैली से, उतना ही दिल के सॉफ्ट हैं, और इसीलिए उस क्षेत्र की जनता उनसे बड़ा दिल से प्यार करती है। एक सवाल और कठोर सवाल है, पवन पाटीदार विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखो, अपने पूर्व क्वेश्चन में भी आपके पूर्ववत प्रश्न में भी ये था कि कोई कार्यकर्ता, हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं करता है। ये तो एक विचारधारा होती है, एक समानांतर लोग अपने अपने विचारों का आकलन जब जन चौपाल पे करते हैं या जगह जगह कहीं चौराहे पे बात होती है तो आपस में करते हैं कि इस बार एक आकलन लगा। जिस चुनावी वर्ष आता है ना, तो उस चुनावी वर्ष में बहुत सारे आकलन चलते रहते हैं, और हर बार हर 5-7-8 दिन में एक नई हवा आती है, एक नया आकलन आता है। हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज है जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कॉम्पिटेंट है, और जो क्षेत्र का बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। वो तो संगठन तय करता है, जिसको सेनापति बनाएगा उसके साथ सब लोग मिलजुल के विजय पताका लहराएंगे। अगर पवन पाटीदार को टिकट मिलता है और उम्मीदवार बनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या जिस तरीके से आप विधायक जी के साथ लगे हुए हैं दिल से और दस्तावेज तैयार करते हैं, तो ऐसे दस्तावेज पवन के लिए भी तैयार करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा, स्पेशली उस पर दिलीप सिंह जी परिहार विधायक जी के नज़रिए से उनके लेके भी नहीं देखें, मैं पूरे ज़िले का विधि का संयोजन का काम देखता हूं निर्वाचन के समय में, और सीधा निर्वाचन आयोग से भी कोई भी कोऑर्डिनेशन करना होता है। बहुत सारी अनुमतियों को लेके जिला निर्वाचन से काम नहीं हो पाता है, तो प्रदेश निर्वाचन और हमारे पार्टी के लेवल पे भी स्टेट लेवल पे निर्वाचन कंट्रोल रूम बना होता है। तो सब लोगों से लगातार मैं संवाद में रहता हूँ। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है, मुझे निर्देश एक प्रकार के संगठन से एक ही प्रकार के निर्देश मिलते हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनके बेहतर फॉर्म नामांकन की व्यवस्था बेहतर हो, उनके लिए निर्वाचन संचालन के संबंधित लीगल व्यवस्था अच्छी हो, और किसी भी प्रकार से कोई भी निर्वाचन आयोग को लेकर कोई भी एप्लीकेशन नहीं हो, इस प्रकार से बेहद तैयारी करनी। और किसी का भी होता है, भारतीय जनता पार्टी जिसको
जिसको टिकट दे देती है सबके लिए मुझे काम करना होता है, और हमेशा जिसको भी टिकट मिलता है या टिकट मिलेगा सबके लिए बेहतरी से काम करेंगे। आप कर सलाहकार हैं या नेताजी हैं? मैं प्रोफेशनली टैक्स कंसल्टेंट हूँ, और अभी मेरे पास ऐसा कोई महत्वपूर्ण दायित्व भी नहीं है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी परिवार से मेरी विचारधारा जुड़ी हुई है, इसलिए मैं पार्टी के कामों को भी करता हूं, पर मुख्य रूप से अभी मैं कर सलाहकार हूं। जिस तरीके से खबरें निकल के आई कि आप जिलाध्यक्ष की दौड़ में हैं, क्या पार्टी आपको जिलाध्यक्ष बनाती है तो क्या इस दायित्व को लेने के लिए आप तैयार हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा हर दायित्व को मतलब निर्वाह करने के लिए तत्पर होता है, और जैसा भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को कोई दायित्व देता है तो वो अकेले का दायित्व नहीं होता है, वो तो एक सिरमौर मुखौटा होता है कि भैया इसको इस काम की जिम्मेदारी दी, बाकी लाखों कार्यकर्ताओं की फौज उसके साथ होती है। हमारे सैकड़ों के रूप में जो संरक्षक के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग हैं, जिन्होंने इस पार्टी के निर्माण में योगदान दिया है, वहाँ तक का वरिष्ठ कार्यकर्ता से लगा के नए नीचे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता उस संगठन के मुखिया की मदद करता है, और जब जो पार्टी दायित्व देगी उसका बखूबी सब लोगों के आशीर्वाद से निर्वाह करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस को क्या चुनौती मानते हैं विधानसभा आने वाले वक्त? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं। जिनके पास विज़न ही नहीं है, जिस पार्टी के पास जिसने अपना विज़न खो दिया हो, उसको लोग कोई चुनौती नहीं मानते हैं। और अभी जो आप देखेंगे पूर्वत जो 2018 के चुनाव परिणाम थे, उससे भी ज़्यादा गर्त स्थिति होने वाली कांग्रेस की, जहाँ पे कोई विज़न नहीं है, जहाँ का कोई मुखिया किसी को मानने को तैयार नहीं है, जहाँ के कार्यकर्ताओं में मनस्थिति ठीक नहीं है कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ, उनके पास व्यक्तिगत राजनीति है, और व्यक्तिगत राजनीतियों वाले लोगों को सब मतदाताओं ने किनारा कर दिया है। आप देखते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ कमल खिलता है और कांग्रेस जाती हुई दिखती है। अभी तो शायद माना जा रहा है कि आने वाले 3 या 4 मार्च को जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नीमच आ सकते हो, स्थानीय जमीनी मुद्दों को लेकर जो आपकी पार्टी को घेरेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं ऐसा मानता हूं कि कमलनाथ जी 15 महीने तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नीमच के कितने दौरे करे हैं, पहले अपने को कांग्रेसी मित्रों से ये पूछ लेना चाहिए। शिवराज जी हर महीने में नीमच का दौरा बना लेते हैं, हर महीने से 2 महीनों में व्यक्तिगत रूबरू होकर जाते हैं जनता से। 15 महीने में कमलनाथ जी कितनी बार नीमच आए और उन्होंने कितनी बार नीमच में जनसंवाद को सुना। उन्होंने वल्लभ भवन के अपने कार्यालय को नहीं छोड़ा, उन्होंने यहाँ तक कि कार्यालय क्या अपने विधायकों को भी चलो 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 चलो। आज शिवराज जी से बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी एमएलए 24 आवर मिल सकता है, कोई भी मंत्री बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकता है, यहाँ तक कि एक साधारण कार्यकर्ता भी भोपाल चला जाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने रोज़ आधे घंटे का रिजर्वेशन एक जनसंवाद के लिए रखते हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति से मिलते हैं। तो जो लोग ऐसे इस प्रकार से वल्लभ भवन में बैठ के केबिन की राजनीति करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो लोग विधायक हैं उनको कहते हैं चलो चलो, तो फिर उन विधायकों ने और जनता ने उनको चलो चलो कर दिया है। अब उनकी कोई संभावना ही नहीं है। वो इस प्रकार की आप देखते हैं कि किसान आंदोलन में भी किन लोगों का हाथ रहा था, किसान आंदोलन में किस प्रकार की वैचारिक विनस्मिता फैलाई गई थी, किसान आंदोलन के बाद भी यहाँ के राजनीतिक रोटियां सेकने का कैसा प्रयास किया गया था। 2-2 लाख रुपए की घोषणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके उनके मुखिया कह के गए थे, जिनको लोग प्रेम से पप्पू कहते हैं। खैर पप्पू कहना कोई गलत बात नहीं है, पर ऐसे लोग जो लोगों को, आप मैं चूँकि फिनांस की व्यवस्थाओं से जुड़ा हूँ, चूँकि टैक्सेशन के फील्ड में काम करता हूँ, बैंकों में मेरा आना जाना रहता है, वो सारे लोग उस 2 लाख रुपये के माफ़ होने के चक्कर में वो लोग डिफ़ॉल्टेड हो गए। उनकी डिफ़ॉल्टेड होने के कारण उनकी फसल बीमा की राशि खातों से नहीं कटी है, और उनको वो 2 लाख माफ़ के चक्कर में वो 8-8 10-10 लाख रुपए नीचे हो गए बेचारे। उनके पेनल्टियाँ लग गई, सिविल रिपोर्टें ख़राब हो गई, उनको आगे लोन फिनांस वगैरह उसको चाहिए तो उसको लेने में दिक्कत आ रही लोगों को। तो ऐसे इस प्रकार से जो जनता को पाप का भागी बनाने वाले और जो जनता के लिए इस प्रकार की बेहद घटिया सोच रखने वाले लोग वापस से सरकार में कभी नहीं आ सकते। नीलेश जी, अगर बात की जाए तो नीमच से विकास छीनने की खबरें भी सामने आती है। जिस तरीके से अगर बात करें, कल तरुण भाई ने प्रेस वार्ता करी, उन्होंने कहा कि नीमच से धीरे धीरे जो है यहाँ की सुविधाएं वो छीनी जा रही है और मंदसौर शिफ्ट की जा रही है, और वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर ही आरोप लगते हैं। क्या कहेंगे आप? देखो, ये देखने का नज़रिया एक अलग अलग है। सुविधाएं छीनी कैसे जाती है, मैं आपको एक सामान्य सा उदाहरण बताता हूँ कि किसी ने कहा था लोकोशेड नीमच से चला गया। लोकोशेड है क्या? लोकोशेड वो व्यवस्था थी जब कोयले के इंजन चले थे, तो उन कोयले के इंजन को ठीक करने के लिए एक शेड बना हुआ था, उसका नाम था लोकोशेड। क्या आज कोयले के इंजन हैं यहाँ पे? क्या कोयले की ट्रेन चलती है? मतलब जिनको उस वस्तु स्थिति का ज्ञान ही नहीं है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फेडरेशन,
जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है ये पहला मतलब 2013-14 से जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, आपके सामने जब सरकार का संकल्प था और आपके सामने देखते ही देखते पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन चित्तौड़ से लगा के रतलाम तक हो गया है। आप देखेंगे कि नीमच बड़ी सादड़ी, आप उस शब्दावली में देखेंगे कि आप बजट का अगर अध्ययन करेंगे, कुछ नेताजी, एक पुराने नेताजी आए दिन फेसबुक पे लिखते रहते हैं ये चला गया वो चला गया, आप उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या शब्द मेंशन है, नीमच से बड़ी सादड़ी रेल मार्ग। बड़ी सादड़ी से नीमच नहीं, मतलब सांसद की भूमिका है उसमें। लोकप्रिय सांसद सुधीर जी गुप्ता ने स्वीकृत कराया जब नीमच से बड़ी सादड़ी। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन नीमच से डबल डेकर, नीमच से रतलाम, रतलाम से नीमच शब्द नहीं लिखा है। चूँकि मैं कागज़ों का काम करता हूँ इसलिए मैं हर चीज़ को बेहद गहनता से देखता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, और जब नहीं समझ में आता है तो खुद सांसद जी से, विधायक जी से, इनसे संवाद करता हूँ, नहीं तो वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करता हूँ। और उसमें जो दोनों ही चीज़ देखेंगे आपकी, लोकोशेड का मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि लोकोशेड क्या चीज़ थी, और एक ही बात लोगों में लोकोशेड चला गया, लोकोशेड चला गया। दूसरा इलेक्ट्रिफिकेशन, जो अब एक नई रेल लाइन आज़ादी के बाद इतना महत्वपूर्ण कदम, 150 करोड़ रुपए इस बजट में नीमच से बड़ी सादड़ी रेल लाइन के लिए अलॉटेड किए जा चुके हैं। जो भी कुछ दिन पहले बजट आया ना, तो 150 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त को स्वीकृत कर दिया गया है। तो अब नीमच से बड़ी सादड़ी, कहाँ विकास चला गया यहाँ से मंदसौर? क्या ये बड़ी सादड़ी मंदसौर में है? क्या नीमच मंदसौर में आ गया? तो इस प्रकार से जिनको आप, जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, वो एक पुराना चिट्ठा देखें, पुराना चिट्ठा उनके कार्यकाल का डाटा लेके बैठें और किसी दिन मेरे साथ खुले मंच पे बैठ जाएं, किसी दिन मेरे साथ बैठ जाएं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं सारा उत्तर उनका दे सकता हूं। जिस दिन मौका आएगा, सांसद जी तो हर अपनी अपनी सभा में उनको उत्तर देते रहते हैं, पर कोई भी हमारा पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके हर चीज़ का उत्तर देने के लिए कॉम्पिटेंट है। वो उनका रिकॉर्ड छानना है, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो। आज़ादी के बाद पहली बार इतने सालों इनकी सरकार रही कांग्रेस की। आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती कार्यकाल में सुधीर जी गुप्ता राजनाथ सिंह जी को यहाँ पे सीआरपीएफ में लाए थे। सीआरपीएफ में 150 करोड़ रुपए के काम करवाए, और राजनाथ जी ने एक मन से 100 करोड़ रुपए की घोषणा तो एक मन से करी थी। तो अब क्या देश की आंतरिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए क्या एक बड़ा कदम नहीं था? कौन सा शहर ऐसा है, पूरे अलग अलग संसदीय क्षेत्र, 543 संसदीय क्षेत्र है, आप उठा के देख लें किस शहर में 2 सेंट्रल स्कूल है? पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन का आंकड़ा नीमच का ले लें और बाहर का ले लें, तो नीमच शहर में 2 सेंट्रल स्कूल हैं। आप देखेंगे कि आप सैनिक स्कूल, अपने आसपास सैनिक स्कूल की परिकल्पना भी नहीं सोचते थे लोग। आज मंदसौर में सैनिक स्कूल स्वीकृत हो गया और नीमच के लिए हम लाइन में खड़े हैं। मेडिकल कॉलेज का देख लें अपन, तो मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज, आज नर्सिंग कोई बच्चा करती है तो उनको लाखों की फीस पेड करनी पड़ती है और प्राइवेट संस्थानों में जाना पड़ता है। इसके लिए भी माननीय सांसद जी ने पूरा प्राक्कलन तैयार करा के, और उसको आज लगभग फाइनल स्टेज पे है कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमारी बच्चियां नर्सिंग कोर्स भी यहीं कर सकें, इसलिए इसमें नर्सिंग कॉलेज का भी एडिशनल व्यवस्था कराने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं। ऐसे कई चीज़ें, इरिगेशन का आप देख लेंगे तो जो मनासा उद्वन सिंचाई योजना के माध्यम से 65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। निश्चित रूप से वो क्या केंद्र का अंशदान नहीं है, निश्चित रूप से सांसद जी और सभी विधायकों के सामूहिक प्रयास है। 1209 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जो सिंचाई योजना है, वो अतिशीघ्र उसका टेंडर होने वाला है। 55,000 हेक्टेयर भूमि, 65,000 हेक्टेयर भूमि उसमें अपने क्षेत्र की सिंचित होगी, 55,000 हेक्टेयर भूमि मनासा क्षेत्र की, और 11,000 लगभग 10 से 11,000 हेक्टेयर भूमि नीमच विधानसभा की सम्मिलित है। आप देखेंगे कि जल निगम के माध्यम से हर घर जल अभियान, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो नगर पालिका में जाके बहनें मटके फोड़ा करती थी, अपने कंगन उतार के नगर पालिका अध्यक्ष को दे दिया करती थी। आज देश की सरकार ने चाह लिया, मोदी जी ने चाह लिया और शिवराज जी ने चाह लिया कि हम हर घर में बहनों को टोटी से नल पानी पिला के रहेंगे और ऐसे सोर्स से रहेंगे जिसमें पानी पीने की कभी आने वाले 50 सालों में कमी नहीं हो। तो 1700 करोड़ रुपए की गांधी सागर फेज 2 की नल जल निगम के माध्यम से योजनाएं चालू कराई है। उसमें 10 साल ठेकेदार की गारंटी रहेगी, 28 महीने में उस काम को पूरा करना है। और आप देखेंगे यहाँ मनासा से अपन किसी भी क्षेत्र में नीमच से मनासा तरफ जाएंगे तो ठेठ तक इससे बड़े बड़े पाइप खाली करने का काम चालू हो गया है, टेंडर हो गया है, एजेंसी डेपुट हो गई, काम चालू हो गया है। हर गाँव में, हर 2-4 गाँव के बीच में एक बड़ी सेप्टिक इक्विपमेंट टंकी लगेगी, हर गाँव में टंकी बनेगी, हर घर जल नल टोटी से आएगा और 10 साल तक कुछ भी होगा तो ठेकेदार
ठेकेदार ठीक करके देगा। इतनी मजबूती के साथ इतनी बड़ी योजना जो आज़ादी के इतिहास से लगा के अभी तक की सबसे बड़ी योजना है, कहाँ जारी? क्या वो गांधी सागर फेज़ 2 के नाम से जो योजना है उसमें सांसद जी का योगदान नहीं है? क्या जल इरिगेशन वाले में सांसद जी का योगदान नहीं है? क्या इलेक्ट्रिफिकेशन में सांसद जी का योगदान नहीं है? क्या सीआरपीएफ में जो अत्याधुनिक नए रेसिडेंशियल और क्वार्टर्स और नई अत्याधुनिक लेस को हमारे सीआरपीएफ से किया जा रहा है, सांसद जी का योगदान नहीं है? ऐसे कई काम, क्या सेंट्रल स्कूल में सांसद जी का योगदान नहीं है? तो ये मैं आपको आपके माध्यम से उन लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जो केवल उनके पास कोई आधार नहीं है, उनके पास कोई आंकड़े नहीं है, आंकड़े लेके आए और आंकड़े लेके बैठे, उस दिन आपको विकास का पैरामीटर दिख जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी 2014 में तो 12-13 लाख करोड़ का बजट था, आज हम 45 लाख करोड़ के बजट पे खड़े हैं। आप कितना गुना आप मल्टीप्लाई कर लें कि इतना जो 45 लाख करोड़ का बजट कोई कहने के लिए नहीं बनाया होगा। कहाँ 13 लाख करोड़ था और आज कहाँ 45 लाख करोड़ का बजट? तो विकास तो अपने आप सामने दिख रहा है। जब कोई भी किसी भी काम को करने की मंशा होती है, नर्मदा का पानी शिप्रा में नहीं आ सकता, वही इंजीनियर, वही प्रशासनिक मशीनरी। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था एक इंजीनियरों की बैठक में, क्या नर्मदा का पानी शिप्रा में आ सकता है? वही इंजीनियरों का साहब इम्पॉसिबल, नहीं आ सकता है। शिवराज मामा ने चाह लिया कि क्या आ सकता है, कि हाँ साहब आ सकता है, और नर्मदा का पानी शिप्रा मैया में आ गया। और शिप्रा मैया, नर्मदा, शिप्रा मैया और हमारी चंबल मैया सब जुड़ जाएगी और पानी की कभी इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये थे नीलेश जी पाटीदार, जो कर सलाहकार है लेकिन अब नेताजी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वे लगातार नीमच सहित तमाम दिल्ली भोपाल के नेताओं के संपर्क में रहते। साथ ही उनके राजनीतिक सफर को लेकर हमने उनसे बात की, किस तरीके से राजनीतिक सफर किया, और साथ ही उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, किस तरीके से पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, इसे लेकर उन्होंने अपने बारीकी से सवाल के जवाब दिए। ये तब तक का अपडेट, इस अपडेट के लिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।